आज की वीडियो को देख रहे समस्त छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग रॉबर्ट किंग मर्टन के जो संदर्भ समूह की अवधारणा है उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ्यक्रम है वह एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी है जिसमें संदर्भ समूह की थ्योरी समाहित है के लिए उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं कि मर्टन का संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप का थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मर्टन का संदर्भ समूह सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप। तो संदर्भ समूह का जो सिद्धांत है इसको सबसे पहले 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने प्रस्तुत किया था। उनकी पुस्तक का नाम था द फिजियोलॉजी ऑफ स्टेटस। तो द फिजियोलॉजी ऑफ स्टेटस में उन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था, संदर्भ समूह शब्द को निर्मित किया था। और कालांतर में बाद में सैरिप एंड सैरिप, कैंडल, न्यूकॉम, मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग ने समय समय पर इस शब्द को विस्तृत रूप में समाजशास्त्र में और मनोविज्ञान में इसके लिए प्रयोग किया जाता रहा। आगे देखें तो रॉबर्ट किंग मर्टन और उसकी एक मित्र थी रोजी जो कि अमेरिकन थी। तो इन दोनों ने अमेरिकन सोल्जर्स नाम की इनकी पुस्तक भी है और अमेरिकन सोल्जर्स के अध्ययन के लिए यानी अमेरिकी सैनिकों के अध्ययन के संबंध में संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित किया। सबसे अधिक बार इसका प्रयोग किया और इसको एक समाजशास्त्र में ख्याति दिलाई। तो समाजशास्त्र में संदर्भ समूह को लाने का जो श्रेय है वो मर्टन को जाता है, जिसने अमेरिकन सोल्जर के अध्ययन के दौरान इस अवधारणा को सैनिकों में देखा, सैनिकों में पाया। बाद में स्टाउफर नामक समाजशास्त्री ने संदर्भ समूह को सापेक्ष वंचना से जोड़ दिया। सापेक्षिक रूप से वंचित होने के भय का जो थ्योरी है उससे जोड़कर देखा। तो संदर्भ समूह आइए देखते हैं क्या होता है। संदर्भ समूह का तात्पर्य होता है, अर्थ देखते हैं क्या होता है संदर्भ समूह। तो किसी एक समूह का सदस्य जब अपने से किसी उच्च समूह की सदस्यता ग्रहण करता है या ग्रहण करने की मन में इच्छा रखता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति संदर्भ समूह के अनुरूप अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों, विश्वास या व्यवहार को उस समूह के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है ताकि वे समूह उसे अपनी सदस्यता स्वीकार करें या भविष्य में उस समूह में शामिल कर लिए जाएंगे। शिक्षा से वह उस समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, व्यवहार, कल्चर, इन सब को ढालने का प्रयास करता है, इन सब से आत्मसात करने का प्रयास करता है। तो जिस समूह के अनुरूप व्यक्ति अपने इन गुणों का विकास करता है वह समूह उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी हम सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं या हम मानते हैं कि हमें इसका सदस्यता होना चाहिए या ग्रहण करते हैं या ग्रहण करने की इच्छा रखता है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारा जो समूह है उस समूह से जो संदर्भ समूह है वो उच्च समूह का हो, उसकी उपलब्धि या वहां सुख सुविधाएं उस समूह में ज्यादा हो, या अनेक आकर्षण का कारण हो सकता है जो व्यक्ति को उस समूह की ओर आकर्षित करता है। तो मनुष्य भी क्या करता है अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में, अपने मूल्यों में, अपने विश्वास में, अपनी मनोवृत्तियों में उस समूह के अनुरूप जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको बदलने का प्रयास करता है। और इसलिए बदलने का प्रयास करता है ताकि वह उस समूह का सदस्य बन जाए जिसकी वह इच्छा रखता है, या भविष्य में हो सकता है वह समूह उसकी सदस्यता स्वीकार कर ले।
तो इस प्रकार जो उच्च समूह है वह कभी न कभी उस व्यक्ति को गुणों के विकास के आधार पर सदस्यता दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि संदर्भ समूह जो है वो व्यक्ति, स्थिति एवं विस्तार स्थान के सापेक्ष होता है। कहने का तात्पर्य है कि संदर्भ समूह व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। मनुष्य के स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ संदर्भ समूह की स्थिति भी बदलती है और स्थान के भी सापेक्ष होता है। संदर्भ समूह बाह्य समूह भी हो सकता है और अंतः समूह में भी हो सकता है। संदर्भ समूह जो है वो उसका निर्माण परंपरागत समाजों में कम, जबकि आधुनिक और नगरीय समाज में अधिक बनने की संभावना होती है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि संदर्भ समूह, मानो कि कोई व्यक्ति जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम की ओर आकर्षित होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, वो प्लेन में सफर करते हैं, दुनिया के सारे लोग उसको जानते हैं, उसको अनेक सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो वह उस समूह की सदस्यता बनने के लिए इच्छा जाहिर करता है और उसी दिशा में वह कार्य करता है। अच्छे से क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने के बाद राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए वो शामिल होता है और अपने गुणों का वो विकास करते जाता है और इस रूप में वह अपने गुणों का विकास करता है कि कभी न कभी वह उस क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाएगा, जब उसके गुण उस समूह के गुण के लिए के अनुरूप हो जाएगा। तो वह जो भारतीय क्रिकेट टीम है उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह है, जबकि जो व्यक्ति है वह अपने गुणों का विकास कर रहा है। यानी यह जो थ्योरी है वो गतिशीलता को बताता है, गत्यात्मकता को बताता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं और बहुत सारे भी समूह हो सकते हैं। तो स्थान, समय एवं स्थिति, स्थान, समय एवं स्थिति के सापेक्ष होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जब उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो उसके लिए वह संदर्भ समूह ना रह जाएगा, उसके लिए दूसरी टीम जो है वो संदर्भ समूह हो जाएगा। फिर सचिन तेंदुलकर उसके संदर्भ व्यक्ति हो जाएंगे। तो संदर्भ समूह के समान ही संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा भी है। संदर्भ व्यक्ति मतलब जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है कि वह उसको आदर्श मानकर उसके अनुरूप अपने मूल्यों, अपने गुणों, अपने गतिविधियों को बदलने का प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति जिसके अनुरूप वह अपने गुणों का विकास कर रहा है वह उसका संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर की भांति फेमस होना चाहता है तो सचिन तेंदुलकर की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है उससे खेलता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति जो है वो संदर्भ व्यक्ति हो। आइए देखते हैं संदर्भ समूह की परिभाषा। तो संदर्भ समूह का उद्देश्य दूसरे समूह का मूल्यांकन और समालोचना कर उन प्रक्रियाओं के निर्धारकों को व्यवस्थित करना है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समूहों के मूल्यों या आदर्शों को तुलनात्मक संदर्भ के रूप में स्वीकार करता है। कहने का तात्पर्य है कि संदर्भ समूह का निर्माण जब होता है तो व्यक्ति अपने समूह और जो संदर्भ समूह होता है उसकी मूल्यांकन करता है, उसका आलोचना करता है, समालोचना करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि कौन सा समूह श्रेष्ठ है। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वह आदर्श संदर्भ समूह को पहचान करता है और उसके अनुरूप उसकी सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह जो है वो कोई भी ऐसा समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य होने की इच्छा रखता है या सदस्यता ग्रहण करने की को ललायित रहता है, वह समूह उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह कहलाता है। न्यू काम और टर्नर क्या बोलते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति तुलना करता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे समूह से अपनी तुलना करता है तो वह दूसरा समूह उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह होता है। तो आगे वाई दामले बोलते हैं कि जातिगत गतिशीलता पर आधारित है, अर्थात संदर्भ समूह की अवधारणा के कारण
भारतीय समाज में जातिगत गतिशीलता आई है। एक जाति के लोगों ने दूसरी जाति के लोगों की संस्कृति को, कल्चर को अपनाया है, आदत व्यवहार को अपनाया है। उसी प्रकार एम श्रीनिवासन भी कहते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा पर आधारित है, अर्थात संदर्भ समूह व्यक्तिगत गुणों के विकास को निर्धारित करता है कि संदर्भ समूह, कोई व्यक्ति किसी समूह को संदर्भ समूह मानता है तो उसके अनुरूप उसकी संस्कृति को अपनाता है। इस दुबे का कहना है कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क से जुड़ जाता है, यानी उसका उस समूह के जो कल्चर है, उस समूह की आदत व्यवहार है, उसको वह आत्मसात कर लेता है, उसके बारे में वो चिंतन मनन करता है और उस समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार संदर्भ व्यक्ति भी हो सकते हैं, संदर्भ समूह के समान संदर्भ व्यक्ति भी हम कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके अनुरूप अपने गुणों का विकास करता है तो वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यक्ति कह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मानो कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानकर उसके तकनीक को अपनाकर अपने गुणों का विकास करता है और अच्छा क्रिकेट खेलता है तो सचिन तेंदुलकर उस व्यक्ति का संदर्भ व्यक्ति होगा। कोई अमिताभ बच्चन जैसे किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह हो सकता है, संदर्भ व्यक्ति हो सकता है कि कोई एक्टर अपने गुणों का विकास अमिताभ बच्चन को आदर्श मानकर उसके गुणों के अनुरूप अपने गुणों का विकास करता है तो अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति के लिए संदर्भ व्यक्ति होगा। तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बड़े बड़े जो महान आत्मा है ये व्यक्ति संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं संदर्भ समूह की विशेषताएं। संदर्भ समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। पहला तो गैर सदस्यता समूह का सदस्य बनना। संदर्भ समूह में व्यक्ति जो होता है वह अपने समूह के स्थान पर किसी दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करता है या फिर ग्रहण करने की इच्छा रखता है। तो इसके कारण हो सकते हैं कि उसका स्वयं का जो समूह है उससे वह दूसरे समूह को श्रेष्ठ पाता है और यही कारण है कि व्यक्ति दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करता है या ग्रहण करने की इच्छा रखता है। दूसरा, उच्च अभिलाषा का परिणाम, अर्थात संदर्भ समूह का निर्माण उच्च अभिलाषाओं के कारण होता है कि व्यक्ति की अनंत महत्वाकांक्षाएं होती है, उच्च महत्वाकांक्षाएं होती है और इसी की पूर्ति के लिए वह दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करता है। तो दूसरा है उच्च अभिलाषा का परिणाम है ये। तीसरा, समूहों में तुलना करना। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जो जब संदर्भ समूह का चयन करता है तो वह अपने समूह और सामने वाले समूह का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है और इस दौरान वह सामने वाले समूह को अपने समूह से श्रेष्ठ पाता है और यही कारण है कि वह दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करता है या ग्रहण करने की इच्छा रखता है। चौथे स्थान पर है समूहों में तुलना करना। चौथा है सापेक्ष होता है ना कि स्थायी, यानी संदर्भ समूह सापेक्षिक होता है ना कि स्थायी, यानी संदर्भ समूह के लिए जिस समूह का चयन किया है वो सापेक्षिक होता है, स्थायी नहीं होता है। जब व्यक्ति उसकी सदस्यता ग्रहण कर देता है तो वह समूह उसके लिए संदर्भ समूह नहीं रह जाता है, वह अब उससे भी उच्च समूह उसके लिए संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। पांचवा, अपने समूह से उच्च सामाजिक स्थिति वाले समूह का चुनाव। भाई सामान्य बात है ये, है सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो संदर्भ समूह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यदि
व्यक्ति संदर्भ समूह के रूप में सकारात्मक समूह का चयन करता है तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक समूह का चयन करेगा तो नकारात्मक होगा। यदि व्यक्ति चोर है, छोटा मोटा चोर है और वह किसी बड़े गैंग का सदस्य या को संदर्भ समूह मानकर उसके अनुरूप अपने गुणों का विकास करता है तो नकारात्मक होगा। और यदि वह क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम या डॉक्टरों के समूह या प्रोफेसरों के समूह में शामिल होने की इच्छा रखता है तो सकारात्मक होगा। प्रकार्यात्मक और अप्रकार्यात्मक दोनों हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह समाज के लिए लाभदायक भी हो सकता है और यह समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। गतिशीलता का परिचायक है। कहने का तात्पर्य है कि संदर्भ समूह के कारण समाज में गतिशीलता आती है, ना कि स्थायी। यानी गतिशील अवधारणा है, इससे व्यक्ति जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसकी स्थिति में गत्यात्मक परिवर्तन होता है। इसके साथ ही गैर सदस्यता की अवधारणा भी मर्टन ने दी है और संदर्भ समूह का उन्होंने वर्गीकरण किया है। तो संदर्भ समूह का उन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो पहला प्रकार्यवादियों ने संदर्भ समूह को दो भागों में बांटा है। पहला आदर्शात्मक संदर्भ समूह और दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह। तो आदर्शात्मक संदर्भ समूह का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह को आदर्श मानकर उसके अनुरूप अपने गुणों का विकास करता है और इसके साथ वह उस समूह में शामिल कर लिया जाता है या भविष्य में किए जाने की इच्छा रखता है तो वह समूह उसके लिए आदर्शात्मक संदर्भ समूह कहलाएगा। दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह मतलब जब कोई व्यक्ति अपने समूह और सामने वाले समूह के में तुलनात्मक मूल्यांकन करता है और इस रूप में वह दूसरे समूह को श्रेष्ठ पाता है तो वह उसको अपना संदर्भ समूह चुनता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के संदर्भ समूह प्रकार्यवादी बताते हैं, तो आदर्शात्मक और दूसरा तुलनात्मक। अप्रकार्यवादी जो है वो या कह सकते हैं कि न्यूकॉम और मर्टन, इन्होंने संदर्भ समूह का दूसरा प्रकार भी बताया है जिसमें सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। कहने का तात्पर्य सकारात्मक संदर्भ समूह को देखते हैं। तो सकारात्मक संदर्भ समूह ऐसा संदर्भ समूह जिसके कारण व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों में सकारात्मक परिवर्तन हो, वो सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाएगा। या जो समाज के संगठन को बढ़ाए वो सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाएगा। मानो कोई व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता है, सिविल सेवा परीक्षा आईएएस से किसी आईएएस लोगों के समूह से उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर वह आईएएस की तैयारी करता है और उसके अनुरूप वह परीक्षा की तैयारी करता है तो वह आईएएस लोगों का जो समूह है वह उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक संदर्भ समूह होगा, क्योंकि उसके कारण उसके व्यक्तिगत गुणों में विकास होगा, उससे समाज को फायदा होगा। नकारात्मक संदर्भ समूह का तात्पर्य ऐसे समूह के चयन से व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे समूह का निर्माण होगा जो उसके लिए नकारात्मक होगा या समाज में संगठन को कमजोर करेगा। जैसे मानो कोई छोटा मोटा चोर है, वो किसी बड़े गैंग को, किसी पिक्चर को देखकर जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उन लोगों से के जीवन शैली को देख संदर्भ समूह एवं सापेक्ष वंचना की अवधारणा भी संदर्भ समूह से जुड़ा हुआ है। सापेक्ष वंचना का तात्पर्य है सापेक्षिक रूप से संदर्भ समूह से वंचित रह जाने का भय सापेक्ष वंचना कहलाता है। यानी उस समूह में शामिल न किए जाने के भय जो है वो सापेक्ष वंचना कहलाता है। सापेक्षिक रूप से वंचित हो जाने का भय कि उस समूह में उसको सदस्यता ना मिली, इसका जो भय है वो सापेक्ष वंचना कहलाता है। स्टाउफर ने देखा कि अमेरिकन सैनिकों के अध्ययन के दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं घटित हुआ उसमें अमेरिकी सैनिकों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो अविवाहित
सैनिक जो थे वो विवाहित सैनिकों की अपेक्षा अपने आप को संकुचित पाते थे, ठगा हुआ सा महसूस करते थे, जबकि विवाहित जो सैनिक हैं वो अविवाहित सैनिकों की तुलना में अपने आप को अधिक विवश पाते थे कि उन्होंने उनसे ज्यादा बलिदान दिया है, कि वो परिवार, अपनी पत्नी, इन सब लोगों को छोड़कर वो सीमा पर तैनात रहता है, ड्यूटी करता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को क्या पाते हैं, एक दूसरे के से वंचित पाते हैं कि जो अविवाहित सैनिक हैं वो पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस सुख से वो वंचित होते हैं। और दूसरा जो विवाहित सैनिक है वो ये समझते हैं कि जो अविवाहित सैनिक है उनकी अपेक्षा उन्होंने ज्यादा त्याग, ज्यादा बलिदान या ज्यादा समर्पण उनको करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार स्टाउफर ने ये अवधारणा दी है, सापेक्ष वंचना की अवधारणा दी है, जिसको मर्टन ने संदर्भ समूह से जोड़ा है। तो इस प्रकार से ये संदर्भ समूह की अवधारणा है। संदर्भ समूह हमारे समाज में जातिगत गतिशीलता का आधार है, इससे हमारे समाज में